हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर जो हमारा चल रहा है शेयर कैपिटल, उसका टॉपिक करवाने जा रहा हूँ आज। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, ठीक है जी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन अराइजेज व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर एक्सीड्स द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। मतलब जितने कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं उससे ज़्यादा की जब एप्लीकेशन आ गई हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया शेयर्स सब्सक्रिप्शन, ठीक है। In such a situation, the allotment of shares are to be done on a reasonable basis and to be restricted to the number of shares issued। तो ये कभी भी हम नंबर ऑफ शेयर जितने इशू करने हैं उससे ज़्यादा नहीं रख सकते और रीजनेबल बेसिस के हिसाब से उनको बांटना पड़ता है, शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। और सेबी की गाइडलाइंस क्या है इसमें? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिजेक्ट आउटराइटली एनी एप्लीकेशन फॉर शेयर अनलेस इट सफ़र फ्रॉम सम infirmity such as incomplete information or absence of signatures or insufficient application money and so on। सेबी की गाइडलाइन ये कहती हैं कि आप बिना मतलब किसी भी एप्लीकेंट के शेयर्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसमें जहाँ तो सिग्नेचर मिसिंग है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तभी कर सकते हो। अदरवाइज आपको शेयर्स अलॉट करने ही पड़ेंगे। फॉलोइंग यूजली द फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। पहला, टोटल रिडक्शन ऑफ सम एप्लीकेशन। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ सम एप्लीकेशन एंड फुल, ठीक है। और तीसरा, अलॉटमेंट ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द प्रो राटा बेस अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हमें शेयर्स को अलॉट करना पड़ता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो। In the case of pro rata allotment, no application for such shares is refused and no applicant is allotment is in the same share is full। ना ही किसी को मना किया जाता है, ना ही किसी के फुल शेयर इशू किए जाते हैं। यहाँ उनको प्रोपोर्शनेटली दिया जाता है शेयर्स, ठीक है जी। ईच एप्लीकेंट रिसीव्स द शेयर इन सम प्रपोर्शन। In the event of refusal or rejection of the applications, the application money received in this connection with some applications will be refunded to the applicants with a letter of regret। In case of a partial allotment, which may be done on the proportion of pro rata basis, the excess amount of application money is not refunded but retained and treated as a payment toward allotment money। Any surplus over that due on allotment should be refunded by the allottee। However, this can be retained as calls in advance provided acceptance of call in advance is permitted by the company's articles, ठीक है। Consent of the applicant has been taken either by a separate letter or by इंसर्टिंग ए क्लॉज इन द कंपनीज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अगर कंपनी ने अगर रिटेन की करनी है उसके कॉज एडवांस तो उन्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मेंशन पहले करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है? इफ एनी अमाउंट हैज़ been called by the company either as allotment or call money and a shareholder has not paid that money, such amount not received is known as calls in arrear। In such calls in arrear, if the company director want that there is a provision in the article of association, the company can charge 10% interest for the period for which such amount remained in the arrear from the shareholders। और उसके बाद सिमिलरली इफ एनी कॉल हैज़ बीन मेड बट वाइल पेइंग दैट कॉल सम शेयर होल्डर्स हैज़ पेड द अमाउंट ऑफ द रेस्ट कॉल्स ऑल्सो, देन सच अमाउंट विल बी कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस एंड विल बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है, नोन एज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। So calls in advance account is shown in the balance sheet separately from the paid up capital as a current liability। Generally, interest is paid on such calls according to the provisions of the article of association, but such rate shouldn't exceed 12% per annum। Calls in advance are not entitled for any dividend declared by the company। calls in advance जो है उस पर कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा यदि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो। अब अगला टॉपिक क्या है गाइस? अंडर सब्सक्रिप्शन। सो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? व्हेन द एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज लेस देन द एक्चुअल कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। इफ कंपनी रिसीव्स लेस देन 90% ऑफ द एप्लीकेशंस
it has to refund the whole amount to the applicants. Accounting treatment will remain the same. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगला जो इंटरेस्टिंग केस है वो है कि व्हेन कैश बुक इज साइमल्टेनियसली मेंटेन्ड। तो इस केस में क्या आता है, इन दिस केस द जर्नल एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल बट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश या बैंक अकाउंट में डाली जाती हैं, बैंक अकाउंट में, कैश बुक के बैंक अकाउंट में डाली जाती हैं, रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड रिमेनिंग जर्नल में। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये कैश बुक, ये क्या बन गया, कैश बुक बैंक कॉलम, और ये क्या आएगा उसके बाद जर्नल, ये क्या आएगा जर्नल। तो पहली एंट्री यहाँ आ जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पैसे यहाँ आ जाएंगे, और दूसरी एंट्री कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और इधर क्या आ जाएगा, यदि कुछ रिफंड हुआ तो बाय शेयर एप्लीकेशन। प्रोराटा केस में आपको पता ना कई बार रिफंड भी करना पड़ जाता है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद तीसरी एंट्री, या ये तो चलो इसी का ही एक पार्ट होता है ना, ठीक है, ये दूसरी एंट्री का ही एक पार्ट होता है कई बार। तो तीसरा ये आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो इसमें क्या आएगा, अब इधर पैसा आ जाएगा चौथे नंबर में टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, ये पैसा आ गया। उसके बाद पांचवा यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, और इधर क्या आ जाएगा, सिक्स एंट्री टू शेयर्स फर्स्ट कॉल, और इधर सेवंथ एंट्री अगर मान लो ये फाइनल कॉल है, शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, और लास्ट में क्या आएगा इधर, टू शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, और ये पैसे आ जाएंगे। माइंड इट, अगर यहाँ पे मान लो 1,00,000 रुपया है और अगर आपको 98,000 आया, 2,000 रुपया कॉल्स इन एरियर है, तो यहाँ पे हम 98,000 ही लिखेंगे, बाकी 2,000 रुपया कॉल्स इन एरियर में ही रहेगा। ठीक है जी, तो उसके बाद इसको हम बैलेंस करके, इसका बैलेंस यहाँ निकल आएगा कैश बुक का। तो जर्नल का तो आपको पता है कि उसका कोई बैलेंस नहीं होता, वो तो टोटल कर लेना, दैट्स इट। ओके जी, तो चलिए आगे बात करते हैं। फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। व्हेन अ शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल्स, द कंपनी इफ empowered by its article may forfeit the shares. The Company Act doesn't contain any specific provision regarding forfeiture of shares. The power to forfeit share must be provided in the article of association of the company. If a shareholder has not paid any call on the day fixed for the payment thereof and fails to pay it even after his attention is drawn to it by the secretary by the registered notice, the board of director pass a special resolution, और एक पास किया जाता है एक रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट दैट सच शेयर्स टू बी फोरफिटेड। ठीक है, शेयर्स वंस फोरफिटेड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड मे बी सोल्ड इन टर्म्स एज डायरेक्टर थिंक फिट। तो दोबारा वो इसको री इशू कर सकते हैं। सोल्ड का मतलब दोबारा मार्केट में नए शेयर होल्डर को री इशू कर सकते हैं। So forfeiture of shares bring about compulsory termination of membership and the company take away share from the members by way of penalty or non-payment of allotment or calls money. The effect of forfeiture of share is that a defaulting shareholder loses all his right in shares and ceases to be a member. The name of the shareholder is removed from the register of the members and amount already paid by him or her is forfeited. He loses all privileges and right of membership. उसके बाद जर्नल एंट्री क्या है, इसकी फोरफीचर की क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर एंड टू शेयर फोरफिटेड। और शेयर कैपिटल कितने रुपए से कैंसिल होती है, कॉल्ड अप कैपिटल से। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से डेबिट होगा, जो पैसा नहीं आया। कॉल्स इन एरियर जो अमाउंट उन्होंने नहीं पे किया। और शेयर फिटेड फोरफिटेड में कितना जाएगा, जितना पैसा वो पे कर चुका है शेयर होल्डर। राइट गाइस, उसके बाद है री इशू ऑफ ऑल फोरफिटेड शेयर्स। सो
Forfeited shares may be reissued by the company director for any amount, but if such shares are reissued at a discount, then the amount of discount shall not be more than the actual amount received on forfeiture shares plus original discount of the reissued shares, if any. The buyers of the forfeited reissued share is liable for payment of all future costs duly made by the company. ठीक है जी। उसके बाद जर्नल एंट्री क्या रहेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा री इशू के वक्त, शेयर फॉरफीचर में अगर कोई अमाउंट का डिस्काउंट मिला हुआ है उसको नए शेयर होल्डर को, शेयर कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल से, और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर वो प्रीमियम पे री इशू किया है, और एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट देन ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। और उसकी क्या एंट्री होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। राइट गाइस, हाँ जी। चलिए उसके बाद है सरेंडर ऑफ शेयर्स। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स समटाइम्स ए शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे फ्यूचर फर्दर कॉल्स एंड रिटर्न्स हिज शेयर्स टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन. Such a voluntarily return of the shares of the company by the shareholder himself is called surrender of shares. Surrender of share has no separate accounting treatment, but it will be like that of forfeiture of shares. The same entries as passed in case of the forfeiture of shares will be passed in case of surrender of shares. और इसका डिफरेंस क्या है सरेंडर ऑफ शेयर का और फॉरफीचर का? वो ये देखिए, पहला इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय द शेयर होल्डर। सरेंडर में वो खुद इनिशिएट कर रहा है कि मैं अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहता आपके साथ, कंपनी के साथ। और फॉरफीचर में इट इज़ द इंस्टेंस ऑफ द कंपनी, और फॉरफीचर कंपनी करती है। सरेंडर का अगला पॉइंट है प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये एक प्रोसीजर होता है, कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है, ठीक है। नो सच प्रोसीजर इज फॉलोड। ये तो कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता ना, ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, उसके शेयर कैंसिल कर रहे हैं। तीसरा, द शेयर होल्डर इज स्टॉप्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग वैलिडिटी इन सरेंडर। इसमें क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता कि क्यों सरेंडर की वैलिडिटी को पूछा जा रहा है, क्योंकि वो उसमें कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। बट शेयर होल्डर कैन चैलेंज द डिफेक्ट इन द नोटिस। वो चैलेंज कर सकता है कि मेरे को क्यों नोटिस ये सर्व किया जा रहा है शेयर फॉरफीचर का, मेरी बात भी सुनी जाए। सो कंपनी इज सेव्ड फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज ऑफ सर्विंग नोटिस। यहाँ नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है सरेंडर में, बट नोटिस ऑफ फॉरफीचर हैज़ बीन टू बी गिवन एज पर AOA। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं लियन ऑफ शेयर्स। लियन रेफर्स टू राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर टिल सम क्लेम अटैच टू इट इज सेटल्ड। लियन और शेयर इज एन इक्विटेबल चार्ज ऑन शेयर्स टू सिक्योर एनी डेट which may be recoverable from the shareholder of the company. Though the Companies Act doesn't contain any provision, but the article of association may provide for a lien on the shares of the company. A right of lien can be exercised on dividend payable and final amount to be settled on dissolution of the company. The effect of lien क्या होता है is that company is given complete freedom to sell the shares under lien. The sale proceed will be used to settle the amount in respect of which the lien exists. Lien एक तरह का फिर राइट हो गया ना शेयर्स पे, ठीक है। Thus surplus if any will be returned to the shareholder. और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी इस केस में? फॉर सेल ऑफ शेयर्स की बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव कॉल टू शेयर होल्डर विद द सेल प्रोसीड बैंक अकाउंट, और टू रिस्पेक्टिव कॉल जो अनपेड अमाउंट था कॉज इन एरियर जैसा है, शेयर होल्डर बैलेंस क्रेडिट टू द शेयर होल्डर, बाकी पैसे उसको दे दिए जाएंगे। फॉर रीपेमेंट ऑफ सरप्लस अमाउंट टू द शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के अकाउंट को डेबिट करके बैंक से पेमेंट उसको कर दी जाएगी। तो गाइज इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स का चैप्टर। ओके जी, गुड लक।